हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ समय पहले हमने पोस्ट किया हुआ था कि रात को 8 बजे आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा जो बेसिक थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और सभी क्वेश्चन आपको 10 से 10 सेकेंड का समय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए इस वीडियो के माध्यम से। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। आपको बताना है विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। इस जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी, यूपीपीसीएल, ठीक है, इसरो, ज़्यादा कई बार पूछा गया है। तो आप वीडियो के लास्ट तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दिया है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालकों तथा अचालकों दोनों माध्यम से। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, किसमें हो सकता है। तो विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से और चालकों तथा अचालकों दोनों के माध्यम से। आप कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना है कि जब विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है तो आवेश की प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। आवेश को प्रवाह दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। और धारा का प्रवाह चालक के माध्यम से ही हो सकता है। इंसुलेटिंग मटेरियल में धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यह किसमें होगा, चालक के माध्यम से। चालक के माध्यम से आवेश प्रवाहित हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धातु के तार में, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। विद्युत धारा के धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातु तार में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होते हैं। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, आप कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। औसत दर कहलाती है। यहाँ पर प्रति इकाई तापक्रम, प्रति इकाई तापक्रम टेम्परेचर में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है, औसत दर क्या कहलाती है। तो यहाँ पर उष्मीय बहाव संवहन, शीर्ष बहाव, निर्गत प्रति संतुलित विभव, प्रति संतुलित आगत विभव। तो यहाँ पर आपका थर्मल ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या होगा, थर्मल ड्रिफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, फोटोन,
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंगिट्रॉन, और चौथा है आपका मेसन फोटोन और इंगिट्रॉन। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा कि तीन परमाणु में, एटम में 3 टाइप्स के कण पाए जाते हैं, तो इसमें कौन होता है? तो यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन धनावेशित ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि धातु के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला आपका दिया है कि उष्मीय चुंबकीय विद्युत झटका देना, उष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना चुंबकीय, उष्मीय चुंबकीय रासायनिक, रासायनिक चुंबकीय विद्युत झटका देना। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। तो धारा के जो प्रमुख प्रभाव हैं वह आपका उष्मीय होगा, चुंबकीय होगा और क्या होगा? रासायनिक होगा। ठीक है, चुंबकीय होगा और रासायनिक होगा। उष्मीय पावर लॉस जो होता है I स्क्वायर आर, P इक्वल टू I स्क्वायर आर। जब किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जैसे जैसे करंट के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे उष्मीय का मान बढ़ने लगता है। ठीक है, और आपका चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। और रासायनिक जैसे आपका सेल वगैरह हो जाएगा, तो 3 टाइप के धारा का प्रमुख प्रभाव होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगी? कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगी? यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, धारा का मान कितना दिया है? धारा का मान दिया है 0.2 एम्पियर। आवेश Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, समय दिया है 30 सेकेंड। समय कितना है? 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो I इक्वल टू होता है Q/T, और आप जानते हैं कि Q इक्वल टू NE होता है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो I इक्वल टू NE/T होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो I × T/E बटे में और N। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। तो I का मान कितना हो जाएगा? 0.2 गुणे T का मान रखेंगे, T का मान तो 30 सेकेंड, T का मान 30 सेकेंड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, लेकिन 0.1 अंक पे लगाएंगे, बटे में 1.6 × 10 का पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19 होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे अंश बाहर में 10-10 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 16 × 10 का पावर 19। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3.75 × 10 का पावर 19 होगा। ठीक है,
जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा? एक समान, जब एक समान आवेशित गोले के अंदर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत विभव V का मान क्या होगा? वैद्युत विभव V का मान क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा होगा? घटता है, कभी बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर है। और डी, हर बिंदु पर शून्य होता है, हर बिंदु पर शून्य होता है। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। और वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर, क्यू अपान में आर वोल्ट होता है। ठीक है, तो आवेशित गोले के अंदर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि अंदर का विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए वो जितना सतह पर उतना ही रहेगा जितना सतह पर होगा। नेक्स्ट, आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, प्रति सेल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, प्रति सेल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। पहला ऑप्शन है 1.609 गुणे 10 का पावर 19, 6.25 गुणे 10 का पावर 18, और सी है 1.9 गुणे 10 का पावर 20, और लास्ट आपका ऑप्शन है 8.84 गुणे 10 का पावर -12। यहाँ पर चालक में 1 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, तो प्रति सेकेंड t बराबर 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आपका 6.25 गुणे 10 का पावर 18, सेम जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, सेम उसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, I = Q/T, दोनों फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 6.25 गुणे 10 का पावर 18 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है कि प्रतिरोधक, प्रतिरोधक किसका? रजिस्टर का क्या हो जाएगा आपका? ओम। रजिस्टर का क्या हो जाएगा? ओम। विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह के लिए क्या होगा? और बाकी तो एक हम लगा दिए हैं। ठीक है, तो आप जस्ट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और आपको कमेंट कैसे करना है? A1 B2 जो भी जैसे है आपको ऐसे कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। शब्दों का सही मिलान करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर आपका नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं हम। प्रतिरोधक के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए, बल के लिए, पावर के लिए क्या होगा? प्रतिरोधक यानी रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा आपका? ओम। ठीक है, बल के लिए क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। पावर का क्या होता है? वाट। और विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत प्रवाह का आई से व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर। तो बाकी यहाँ पर आप चूज कर लेंगे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि एक चार्ज किए गए खोखले गोले में विभव होगा, एक चार्ज किए गए खोखले गोले में विभव होगा। पहला दिया है 0, दूसरा है आपका बाहरी सतह के बराबर, तीसरा है आंतरिक सतह से अधिक और बाहरी सतह से कम। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में
विभव होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। विभव क्या होगा, जीरो। ठीक है, एक आवेशित किए गए खोखले के अंदर विभव शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए आवेशित गोले को हम लोग विद्युत आवेश का मान एक समान, अंदर उसका एक समान होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र ई का मान जब जीरो होगा तो खोखले गोले के विभव का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है। करंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है, किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन फ्लेमिंग है, बी एम्पियर है, सी वोल्ट और डी कूलाम। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, आपको कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए, फ्लेमिंग फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा होता है राइट हैंड रूल। लेफ्ट जो लगता है वो आपका लगता है मोटर के लिए और राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर के लिए। राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर के लिए। इस पे लेफ्ट हैंड से ज्ञात किया जाता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा और राइट हैंड से ज्ञात किया जाता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। तो करंट ले जाने वाले समानांतर तारों के बीच का जो बल परिभाषित किया जाता है वो किया जाता है आपके एम्पियर के नियम से। ठीक है, चाहे दो तारों के बीच, समानांतर तारों के बीच जब धारा एक समान प्रवाहित हो या एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो, तो ये दोनों नियम एम्पियर के नियम से प्रवाहित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार कूलाम मात्रक होता है आवेश का, और इसके नियमानुसार अगर दो आवेशों के बीच के बल निकाला जाए तो 1/4 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कूलाम के नियम है ये किसके नियम से समानता रखते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपका गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से ये समानता रखते हैं। वहाँ पर भी कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी और m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर जी कैपिटल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल होता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर, आई का मान दिया है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको चेंज करेंगे तो 1 × 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो आपका 6.25 × 10 का पावर क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10 का पावर क्या होता है, 18। तो वहाँ से अगर माइक्रो में उसको चेंज करेंगे तो मान रखेंगे तो 18 में से -6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 का पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 का पावर -31 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोधक मान क्या होगा, प्रतिरोधक मान क्या होगा। सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि प्रतिरोधक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन R/3 है, दूसरा 4R है, तीसरा R/2 और चौथा दिया है 2R। तो यहाँ पर ट्रिकली हम लोगों को करना है, उतना समय रहता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि जब चालक के कारक हम लोग निकालते हैं कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। तो यहाँ पर कह दिया कि लंबाई को क्या करना है, दोगुना, और क्षेत्रफल को क्या करना है, आधा। तो R इक्वल टू, और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर रो एल बाई ए होगा। तो ठीक इसके जगह पर ये क्या हो जाएगा, 4R, और इसको R डैश भी मान सकते हैं। हमको बेसिकली आंसर से मतलब है तो इतना क्या दिमाग लगाना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4R। बाकी आपको डिटेल जानना हो तो आप ये जान सकते हैं कि प्रतिरोध जो होते हैं, चालक के प्रतिरोध, वो किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो लंबाई के समानुपाती और प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, और यह केवल डिपेंड करता है मटेरियल पर। यह केवल डिपेंड करता है कि मटेरियल किस मटेरियल का वो बना हुआ है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं, किसमें वृद्धि करते हैं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत मतलब अलग अलग दो चार्ज हैं, तो किसमें वृद्धि करते हैं, प्रतिकर्षण बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, किसको प्रभावित किसको किसमें वृद्धि करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो हम फार्मूला लिखे थे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी होता है R। तो दो आवेशों के बीच के गुणनफल उसके आकर्षण बल के समानुपाती होता है, और R जो है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण बल। तो यहाँ पर होता क्या है, आपका विद्युत किस में वृद्धि होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र होता है। क्योंकि जब बीच की दूरी आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है, या आवेशों का मान बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसके बीच आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल में ही वृद्धि होती है और कमी होती है। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आपका आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव बड़ी होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव किससे बड़ी होती है, 0, 0.5, 1, 4, किससे बड़ी होती है। यहाँ पर सदैव विद्युतशीलता किससे बड़ी होती है, तो एक से सदैव विद्युतशीलता बड़ी होती है। यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो है वो सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युतशीलता सदैव एक से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, ईएमएफ आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक्कृत रखने हेतु, कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए होता है। एक ये कैटालिसिस की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे जैसे ई में बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। नेक्स्ट, मानक तापमान और दाब होता है, मानक तापमान और दाब होता है, मानक तापमान और दाब होता है। यहाँ पर मानक तापमान
और दाब कितना होता है, तो मानक तापमान 273 केल्विन, 273 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड 1 एटीपी एटीएम। ठीक है, ये आपका होता है दाब के लिए, प्रेशर के लिए। आप इसका एटीएम का वो मत समझिए कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आप इसका कमेंट करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, केल्विन हमने बोल दिया था। ठीक है, और वो टेम्परेचर जो आपका सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, फ़ारेनहाइट अलग अलग होते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि जो यहाँ पर प्रेशर है, इसका दाब है, P इक्वल टू होता है F/A, P इक्वल टू होता है F/A, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। यह इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, और विद्युत क्षेत्र गोलक के अनुसार गोलक के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है, दूरी के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे इसको, कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। बस आपको कमेंट करके यही बताना है ABC, आप ऐसे ही बस कमेंट करके लिखते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी का प्रतिरोध है, पृथ्वी का प्रतिरोध है असीमित यानी अनंत या इनफाइनाइट, 1 मेगा ओम, 1 ओम और 0। द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो पृथ्वी का रेजिस्टेंस होता है 0। पृथ्वी का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है W बराबर VIT। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर और सेकेंड या घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर आवर, वोल्ट एम्पियर आवर। ठीक है, आवेश का यूनिट है, आवेश का यूनिट है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आवेश का इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कमेंट कीजिए और बताइए कि आवेश का यूनिट क्या होगा। आवेश का यूनिट होता है आपका कूलाम, आवेश का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम। वाट किसका मात्रक हो जाएगा आपका, पावर का। पावर के लिए 3 फार्मूला होता है, W/T, P इक्वल टू VI, P=I²R और P=V²/R। ठीक है, यहाँ पर सभी को क्रमशः V=IR का मान रख करके ये आप निकाल सकते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। एम्पियर मात्रक होता है धारा का। अब वोल्ट मात्रक होता है वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कापर है, सीसा, मरकरी और जिंक। किसमें प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, तो कापर में। ठीक है, कापर में प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। और अगर इस ऑप्शन में कापर के अलावा अगर चांदी भी होता, तो चांदी होता तो उन लोग क्या लगाते, ट्रिक आपका चांदी लगाते, क्योंकि सुपर कंडक्टर होता है, सबसे सर्वोत्तम चालक आपका होता है आपका चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिक होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
किस प्रतिरोधक का साइज अधिक होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और सी डी आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होती है, उसका साइज भी, उस प्रतिरोधक का साइज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जिस 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 प्रतिरोधक की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, उसका साइज उस प्रतिरोधक का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ओम, 50 वाट प्रति ओम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? आपको बताना है कि यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया है? यहाँ पर वोल्टेज आपका दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, धारा प्रतिरोध का मान दिया है 500 ओम। प्रत्येक किलोवाट घंटा, प्रत्येक किलोवाट घंटा, समय कितना दिया है? समय दिया है आपका घंटे में। ठीक है, और किलोवाट, पी का मान कितना दिया है? 1 किलोवाट, ये ऊर्जा की खपत होती है, यानी डब्ल्यू का मान आप दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा। और इसके बाद दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि समय कितना लगेगा, टी का मान पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, वी आई टी। डब्ल्यू इजकल टू वी आई टी, टी का मान निकालेंगे तो डब्ल्यू अपन में क्या हो जाएगा, वी आई। डब्ल्यू अपन में वी आई, डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 1 किलोवाट, यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1 किलोवाट और किलोवाट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1000 होगा। ठीक है, 1000। उसके बाद यहाँ पर v का मान कितना दिया है, v का मान है 200 गुणे और i, ये तो आपका लगेगा ही नहीं क्योंकि इसमें किसका मान दिया है, r का मान दिया है। ठीक है, सॉरी, इसमें r का मान दिया है तो ये वाला हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, इसको ध्यान नहीं दिए हम। वेट, वैसे आप लोग लगाए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर हम लगा सकते हैं, जो अभी 3 फार्मूला लिखे थे तो उसमें टी इंक्लूड कर देते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, ये होगा। तो टी का मान निकालेंगे तो ये आर इंटू डब्ल्यू अपन में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। आर का मान कितना है 500 गुणे डब्ल्यू का मान 1 गुणे किलोवाट में था तो उसको चेंज करेंगे 1000 और बटे में वी स्क्वायर, वी का मान 200, तो 200 का 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 500, सॉरी 50, 50 बटे में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना समय हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे इसको, कहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये 50 घंटा मिस्टेक कहाँ हो रहा है इसमें, 20 घंटा, 40 घंटा, 50 घंटा, 60 घंटा। आप कमेंट करके बताइए कहाँ मिस्टेक हो रहा है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन कहाँ आ गया इसमें। किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? समय आपको ज्ञात करना है, टी का मान निकालना है। मिस्टेक कहाँ से हो रहा है इसमें? बाकी ये डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो गड़बड़ आ रहा है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बाकी आपका कैलकुलेशन ठीक है, इसमें कोई गलत दिया है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आप कमेंट करिए, चेक कर लीजिएगा इसमें। अगर यहाँ पर इसके स्थान पर अगर 100 वोल्ट होता
100 वोल्ट अगर होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो आपका टोटल आपका आता 50 घंटे। तो उस हिसाब से सी आपका करंट, या तो आपका यहाँ पर मिस्टेक है ये, ठीक है, यहाँ पर 100 वोल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियमानुसार, ओम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओम के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? V इजक्वल टू आई आर, V इजक्वल टू आई आर होता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा? यहाँ पर दिया है धारा विभवांतर अंतर बटा में नियतांक। धारा बटे विभवांतर और नियतांक के बराबर होता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। धारा अंतर बटा नियतांक, यहाँ पर धारा बराबर, ये आपका करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बताना है कि डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ, ओम को नियम को संबंध को, कौन सा कथन गलत होगा? तो यहाँ पर धारा इजक्वल टू आर गुणे वी नहीं होता है, यहाँ पर देखेंगे तो, ठीक है। इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी, ठीक है। टू आइडेंटिकल लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 240 वोल्ट सोर्स, द वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप, प्रत्येक लैंप के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका वोल्टेज सेम होता है, जो करंट होगा वो आपका असमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप वोल्टेज दिए हैं तो सेम वही क्या होगा? वोल्टेज होगा। अगर वो सीरीज कनेक्शन होगा, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज आपका असमान होता है। वोल्टेज क्या होता है? असमान। और करंट आपका क्या होता है? समान होता है। सीरीज में करंट समान होगा और पैरेलल में आपका क्या होता है? वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और आपको वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।